रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है और मंजिल का आनंद लेना है तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए अपना बहुत ही खास वीडियो को, बहुत ही खास टॉपिक, क्या 4.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसके रहे 2 पार्ट में आज आपके लिए लेके आया हूं। बखूबी थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, मंजिल अपने आप चल के आएगी आपके पास। बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है, यानी जांच करनी है हमें कि ये समीकरण जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात है कि नहीं। यानी इसको ये तो पता है, क्या पता है अगले को, ये तो पता है कि मैं जो लिख रहा हूं वो समीकरण तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो समीकरण लिख रहा हूं मैं, ये समीकरण द्विघात है कि नहीं। ये हमें उनको बताना है सरल करके, ठीक है। ऐसे नहीं तुक्का नहीं लगाना, हवा में तुक्का लगा दिया है, नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, हम इनको सरल करके बताएंगे। भैया जो तूने समीकरण लिखा है वो समीकरण तो पहले ही से तूने लिख रखा है, लेकिन वो समीकरण द्विघात है या नहीं है उसको हम जांच करके बताने वाले हैं। चले बढ़ते हैं अपने टारगेट की ओर। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर पहला जो कर रहे हो उसका उत्तर नंबर 1, और 1 का कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, 7 नंबर पार्ट कर रहे हो। दिया है, दिया गया है, और दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, देखिए समीकरण तो दे ही रखा है, ये तो पता ही ना आपको, ये तो समीकरण तो दे ही रखा है, पर पता नहीं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। बस यही तो जांच करना है। देखते हैं, ये दिया गया प्रश्न था इसलिए मैंने या का चिन्ह नहीं लगाया, जैसा सॉरी आज हमने दिया गया लिख दिया पर ज्ञात नहीं करना किया, वो लिख देते हैं जांच करना है, जांच करना है भाई, हो जाता है ना, ये तो जांच करना है। जांच क्या करना है, समीकरण के, समीकरण जो दिया गया समीकरण है उसके समीकरण के द्विघात, समीकरण के द्विघात होने व न होने की जांच हमें करनी है। बस यही करना है भाई। ये तो इनको भी पता है जिन्होंने लिखा है सवाल सर आपने ही तो लिखा है, अरे ये नहीं, हमसे तो किसी ने सवाल किया ही है ना, तो ये तो हमें भी पता है कि ये समीकरण तो है ही, पर हमें जांच करना है कि ये समीकरण है तो किस प्रकार का समीकरण है, ये द्विघात है या त्रिघात है या बहुघात समीकरण है या फिर रेखिक है, ये हमें बताना है, ठीक है। रेखिक क्या होता है पता है ना, याद करो, जिस समीकरण में चर की घात क्या हो, प्लस की 1 हो, वो क्या होता है, रेखिक समीकरण। तो क्या दे रखा है आपको, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक x स्क्वायर -1। ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसा दे रखा है वैसा लिखा है मैंने, इसलिए इसमें कोई चेंज वेट नहीं कर रहा हूं, मैं या का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। अब मुझे या का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें थोड़ा चेंज करने वाला हूं। चेंज का मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है उसे हटा देंगे अपने आप से, ऐसा नहीं है, थोड़ा सरल करते हैं, ठीक है। तो एक सूत्र जो है वो जानते ही होंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab कोष्टक a + b। बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, जैसे सर्वसेविका कहते हैं, अच्छे से पता होगा। देखिए मिला के देखें, कंपैरिजन करके देखें, इससे और इनकी तुलना करके देखें कि यहाँ a क्या है और b क्या है, a b के मान देखो, यहाँ कोष्टक तो यहाँ भी कोष्टक, तुलना करें, यहाँ क्यूब तो यहाँ भी क्यूब, इसके अंदर a तो यहाँ देखो कौन है x, तो a का मान कितना हो गया, x हो गया। यहाँ इसके अंदर देखो b तो इसके अंदर क्या है 2, तो इसका मतलब b का मान कितना हो गया 2। तो जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा करते जाए, a का क्यूब बोल रहा है तो इसका मतलब हमें किसका क्यूब करना होगा, x का। b का क्यूब बोल रहा है, इसका मतलब हमें किसका क्यूब करना होगा, 2 का क्यूब करना होगा, समझ गए, ठीक है।
अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार लिख देता हूं कि a बराबर तो क्या है x और b बराबर कितना हो गया 2 हो गया, जो कंपैरिजन करने से पता चला हमें। अब देखिए आगे जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा करते जाए, ठीक है, वैसा वैसा करते जाना है, पैसा पैसा नहीं करना है, पैसे पैसा तो अपने आप आ जाएंगे जब हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये a क्यूब है, a का क्यूब का मतलब है x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा a बोलो x b बोलो 2, ठीक है। अब रह गया क्या a प्लस b, a का मान बोलो x प्लस b का मान बोलो 2 बराबर, ठीक है। ये देखो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से सुन लो, देखो दोबारा सुनो, ये देखो a का क्यूब तो मैंने यहाँ a का क्यूब कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह मैंने प्लस लगाया, फिर b का क्यूब कर दिया, प्लस का प्लस प्लस का लगा दिए, 3 के 3, a का मान कितना x, b का मान यहाँ b बोल रहा है तो यहाँ b का मान रख दो, तो कोष्टक तो मैंने कोष्टक लगा दिया, a का मतलब कितना है x वो रख दिया, प्लस प्लस लगा दिया, फिर b तो b का मान मैंने रख दिया। बोलो क्या नहीं समझ में आया? सबके लिए एक ही है गणित, सबके लिए, चाहे वो कमजोर हो चाहे होशियार हो, ना तो कोई कमजोर होता है ना ही कोई होशियार होता है, जो अपने आप को होशियार समझता है वो भी कमजोर है और जो अपने आप को कमजोर समझता है वो तो फिर है, तो सबके लिए गणित है, ठीक है। अब ये कितना हो गया यहाँ x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितने हो गए रे 2, अरे सॉरी मेरे यहाँ क्यूब करना है रे, स्क्वायर कर दिया, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या है 2 इंटू 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए 8 प्लस 3 दूनी 6x कोष्टक x प्लस 2 बराबर में कितने, यहाँ देखो 2x को स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2x क्यूब हो जाएंगे, फिर 2x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये क्या है माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। थोड़ा सा सरल और कर लेते हैं, ये लो 8 के 8, ये 6x को हम x से भी गुणा करेंगे 2 से भी गुणा करेंगे, 6x को x से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 6x स्क्वायर, फिर 6x को हम 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 12x, और यहाँ रह गए कितने 2x क्यूब माइनस के कितने 2x, समझ में आ गई बात। चलो आगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और, x क्यूब यही रहने दे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा रे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हाँ एक स्टेप और दिखाई दे देगी, x क्यूब ये प्लस के 2x क्यूब है जो LHS में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये लो माइनस के 2x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला पद ले लेते हैं 6x स्क्वायर, इधर कोई स्क्वायर वाला है क्या नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर किन का नंबर आएगा x वाले का, तो ये लो 12x, ये माइनस के 2x है जो LHS में जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस के 2x हो जाएंगे, इधर कुछ बचा क्या, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, 2 थे दोनों के दोनों इधर लेके, यहाँ कुछ बचा क्या, हाँ बच गया कौन प्लस का 8, तो बराबर में रह गया 0। थोड़ा सा यहाँ और सरल कर लेते हैं इनको, देखिए कैसे, ये प्लस का x क्यूब और माइनस के कितने हैं 2x क्यूब हैं, माइनस के कितने हैं 2x क्यूब है, तो देखिए बड़ी में से छोटी घट जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो 1x क्यूब और बच जाएगा, और वो भी किसका बचेगा वो माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह वही रहता है ना, ठीक है। उसके बाद 6x स्क्वायर वाला कोई और पद है ही नहीं तो ये 6x स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिए, आगे बढ़ते हैं, ये 12x और ये 2x कितने हो गए, दोनों प्लस की संख्या जुड़ जाएगी चिन्ह वही रहेगा तो 14x हो गए, फिर यहाँ कौन है प्लस के 8 बराबर में कितना 0, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। अतः यहाँ दिया गया समीकरण दिए गए समीकरण में चर क्या है बताओ, x ही तो है, चर x की अधिकतम घात कितनी है बताओ 3 है कि नहीं, घात 3 है, इसलिए समीकरण दिया गया समीकरण द्विघात न होकर कौन सा है फिर त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, ये तो 3 घात वाला है 2 घात वाला नहीं है। समझ में आ गया बात। इस तरह से आपका पहले का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से धैर्य रखो, धैर्य सबसे बड़ी जीत है।
धैर्य ही सबसे बड़ी जीत है। जिसने धैर्य से काम कर लिया वो पक्का और पक्का जीतेगा, जीतेगा। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया गया समीकरण, वैसे तरीके से लिखूं तो जगह मिल जाएगी क्या, जगह थोड़ी कम है, चलो फिर भी कोशिश करते। 1 का 8 नंबर क्वेश्चन, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है भी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। जैसा था वैसा ही लिखा है, तो मैंने अभी क्या समझाने वाली बात है, जांच करना है, जांच क्या करना है, द्विघात समीकरण होने अथवा न होने की जांच हमें करनी है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, मौसम खराब हो गया, अभी मौसम खराब हो गया है। एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां देखो इसे सरल करना पड़ेगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखा था, वो था कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी का a माइनस बी होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a प्लस बी। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करें इससे, क्योंकि हमें इसे सरल करना है तो इससे सरल करें, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ a का मान देखो, यहाँ a है तो यहाँ x है, तो a का मान कितना हो गया x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो फिर b का मान, ये b है तो यहाँ b कौन है, 2 हो गया। ठीक है ना, b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो फिर आगे का काम करो, देखो a क्यूब लिखा है तो यहाँ किसका क्यूब करेंगे, x का क्यूब करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस लगा देंगे। बी क्यूब लिखा है तो यहाँ किसका क्यूब करेंगे, बी के मान 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 के 3, ए बताओ कितना है x और b कितना है 2, और कोष्टक a का मान बोलो कितना है x और b का मान बोलो कि ये माइनस वाला सूत्र वाला लगा दिया, और b का मान खुद क्या है 2 है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इन्हें सरल कर लो, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस की 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब का क्यूब, ये माइनस के 8, पता है आपको कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये कितने हो गए 3 दूनी 6 माइनस के 6x कोष्टक x माइनस के 2, फिर से सरल करो, एक्स क्यूब सेम टू सेम माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x को प्लस x से गुणा करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 6x x को x से किया था x स्क्वायर हो गए, माइनस के 6x स्क्वायर हो गए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं माइनस 6x को हम गुणा करेंगे माइनस 2 से, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 6 दूनी 12x। ओके, अब देखो x क्यूब, अब देखो इस बराबर के इस साइड में के क्यूब वाला कोई पद है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो उसे पहले ले जाओ, तो ये प्लस का x क्यूब है तो ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस के 4x स्क्वायर वाला ये पद है, तो क्या स्क्वायर वाला इधर है, बिल्कुल है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, वो किधर हो जाए LHS में जाके प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो x वाला पद क्या है, माइनस x है, ये प्लस के 12x LHS में जाएंगे तो माइनस के 12x हो जाएंगे। फिर यहाँ इस साइड में कौन बच गया +1, तो इस साइड में कौन बच गया माइनस का 8, जो LHS में जाके प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में कितने हो गए 0, ये तो दोनों कट गए। ये देखो कितना 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएंगे, कितने बचेंगे 2x स्क्वायर तो बचेंगे, ये कितने माइनस के 12x और माइनस के x कितने हो गए, माइनस के सेम चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, माइनस के 13x, और ये प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो गया प्लस के 9। ठीक है, तो यहाँ देखो x स्क्वायर की जो गुणांक है वो क्या आया हुआ है 2 आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है। अगर x स्क्वायर का गुणांक 0 आ जाता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, अर्थात दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
क्योंकि a नॉट इज इक्वल टू 0 अर्थात 0 नहीं है इस वास्ते, अर्थात a का मान कितना है 2 है, इस वास्ते ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया, जबकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन जो दे रखा है वो बड़े ध्यान से समझना है, उसे बार बार से पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक कि समझ में न आ जाए। दे रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। यहां गलती मत कर देना, यहां हमें केवल और केवल जो ये कथन दे रखे इन कथनों को गणित के रूप में लिखना है, समीकरणों के रूप में लिखना है, न कि हमें इन्हें सरल करना है। ध्यान करना, केवल इसने ही कहा है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है। सर जी ऐसा क्यों कह रहे हो, ये देखो ज्ञात करना लिख रखा है ना, नहीं, ये कह रहा है कि वो स्थिति लिखिए जिससे हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कौन सी स्थिति बना सकते हैं, वो स्थिति लिखनी है हमें, समीकरण बनाने, इनको सरल नहीं करना है। लेकिन मैं कहता हूं, यहां मैं भी नहीं बताऊंगा, एक मिनट, यहां मैं भी नहीं बताऊंगा कि आपको इनको सरल करके, लेकिन आप लोगों को उन समीकरणों को आगे सरल भी करना है। मैं यहाँ केवल जितना पूछा है उतना ही बताऊंगा। देखिए प्रश्न दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कितना है 528 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर किसका प्रतीक होता है, क्षेत्रफल का ही प्रतीक, नहीं मात्रक होता है, ठीक है। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर कुछ भी हो, लेकिन वर्ग लगता है, स्क्वायर लगता है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई कितनी बताइए, देखिए ना, लंबाई इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी लंबाई का मान कितना है, चौड़ाई का दुगना कर दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए, तब जाके लंबाई आएगी। लंबाई कितनी बड़ी है, लंबाई का मान कैसे आएगा, चौड़ाई जितनी भी है उसको दोगुना कर दो, उस चौड़ाई का दोगुना कर दो, दोगुना करने के बाद उसमें एक जोड़ दो, तब जाके लंबाई आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो समीकरण बताना है। तो यहां आप उत्तर नंबर दूसरे का पहला कर रहे हो। दूसरे का पहला क्या, आयताकार, आयताकार, सॉरी यहां दिया है आयताकार, आयताकार भूखंड की का क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई का मान कितना आएगा, चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई का दोगुना प्लस 1। ये देखो क्या रखा है ना, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो एक ज्यादा कर दिया ना। अब देखो ज्ञात करना है द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां लंबाई तो आ जाएगी कब, जब हमें चौड़ाई का पता हो, तो लंबाई आ जाएगी कि नहीं। देखो लंबाई का मान कितना दे रखा है, चौड़ाई का दुगना प्लस 1 दे रखा है, तो हमें चौड़ाई को मानना आसान रहेगा या लंबाई मानना आसान। यहां मैं केवल आसान की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसको मानना है, शर्त नहीं है कोई, ऐसा कोई शर्त नहीं है, लेकिन आसान किस तरीके से हो जाएगा समझने में। अगर हम चौड़ाई को x मान ले तो लंबाई तो अपने आप आ जाएगी ना, लंबाई अपने आप आ जाएगी ना, इसलिए ध्यान करना, यहां चौड़ाई का मान मानना है। माना चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई किसकी भी, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी जो ये जो चौड़ाई है ना उसका दोगुना कर दो। तो चौड़ाई कितनी x ही तो है, उसका दोगुना कर दो। ये देखो x ही था चौड़ाई, उसका तो दोगुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया ना, और उसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा चौड़ाई, ये मीटर में ही है, ठीक है। और कंफ्यूज ना हो इसलिए कोष्टक में लिख देता हूं इनको, ठीक है। ये लो x मीटर और x मीटर, ये वाला मीटर में ऐसा लिखो तो बहुत सुंदर लगेगा, कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, दोबारा सुन लो।
मैंने चौड़ाई को ही माना है पहले, और आप भी चौड़ाई मानने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कहता कि अगर चौड़ाई नहीं मानोगे, लंबाई को x मान लोगे तो सवाल नहीं होगा, सवाल तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आसान तरीके से करें तो वो बेस्ट है। तो यहाँ हम चौड़ाई मान लेते x मीटर है, तो लंबाई का मान तो अपने आप ही आ जाएगा ना। ये देख लो, लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई का दोगुना प्लस 1 है। तो मैंने क्या लंबाई निकाल ली है, चौड़ाई का दुगुना। ये चौड़ाई थी ना, उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया कि नहीं, देखो ये x को हमने 2 से गुणा करके लिखा है, और उसमें कितना जोड़ दिया मैंने, 1 जोड़ दिया। ये कोई सूत्र थोड़ी ना है, ये तो इसने कह रखा है, ये बात ही तो मैंने की है। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और मैं कहता हूं कि गणित के सारे सवाल जो दे रखा है उसी तरीके से करें तो सारे आसान से तरीके से हो जाते हैं। यहां हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, हम उसी का सूत्र लगाएंगे। देखिए कैसे, यहां कर देता हूं, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई किसका सूत्र होता है, बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर, पता है मैं इतना तो इतने भी कमजोर नहीं है। कमजोर इतने क्यों, आप बिल्कुल ही नहीं है कमजोर, बस सिर्फ और सिर्फ हौसला रखो। बिल्कुल, लंबाई कितनी है, हौसला और विश्वास दोनों रखने जरूरी है। लंबाई यहां देखो 2x + 1, ये गुणा वाला मैंने कोष्टक में लगा दिया, देखो ऐसे दोनों तरफ कोष्टक लगा देते, ये गुणा का चिन्ह है, यहाँ गुणा का चिन्ह है। चौड़ाई कितनी है, x बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528, ये लो 528 लिख दिए मैंने। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमें इस 2x + 1 को x से गुणा करना, तो पहले हम x को 2x से गुणा कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, क्योंकि इस पे घात 1 और इस पे घात 1 है, गुणा करते वक्त घातें जुड़ जाती है, कब, जब आधार समान होता है। उसके बाद x को 1 से गुणा करेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस। 1 को x से किया तो x बराबर कितने, 528। इसे अपन फिर से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस के 228 LHS में जाएंगे तो माइनस के 228 बराबर में कितने हो गए, 0। ये द्विघात समीकरण आपने बना दिया है। ये द्विघात समीकरण हमें बनाना था, सिर्फ इतना ही करना है, आगे इनको सरल नहीं करना है। दिए गए प्रश्न के अनुसार, मैं केवल दिए गए प्रश्न के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, शब्द नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, छोटे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, और क्वेश्चन सरल भी आसानी से किया जा सकता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसलिए ध्यान करके इसे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांकों से पहले धनात्मक का चिन्ह नाम क्यों लिखा है इसने, क्योंकि इसको पता है, आपको भी पता है ना कि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो इसने इसलिए लिखा है कि भाई मैं ऋणात्मक पूर्णांकों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल धनात्मक पूर्णांकों से मतलब है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक नाम लिखा है। कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी गुणा कितना है, 306 है, हमें उन्हें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो पूर्णांक हम ज्ञात नहीं करके देंगे, हम केवल सिंपल देंगे। ये ले सैंपल, इस सैंपल के आधार पे तो इसका मान ज्ञात कर ले, अर्थात हम केवल इनको समीकरण में बदल के देंगे, क्योंकि गणितीय भाषा संक्षिप्तीकरण होती है। इतनी बड़ी लाइन की बजाय हम इनको बिल्कुल एक छोटी सी लाइन में समाप्त कर देंगे, पूरी का पूरा ये का ये कथन उस गणितीय रूप में कैद करके दे देंगे, तभी तो गणितीय भाषा संक्षिप्तीकरण की भाषा बोली जाती है। ठीक है, छोटे में गागर में सागर भरने वाली भाषा बोली जाती है। ध्यान करने का, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इस बार, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-24 सत्र में आएगा, पक्का और पक्का। ठीक है, तो दिया क्या है, क्रमागत 2 क्रमागत धनात्मक, इसका मतलब ऋणात्मक चिन्हों का कोई सहारा नहीं लेना है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306। और ज्ञात करना क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघातीय समीकरण हमें ज्ञात करना है।
ठीक है, द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहां ध्यान देना, मैं केवल प्लस की बात करूंगा क्योंकि मुझे बांध दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांकों की ही चर्चा करनी है, तो मैं भी धनात्मक पूर्णांकों की चर्चा कर रहा हूं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको अलग से इसे ध्यान में ना रखें एक बार 2 सेकंड के लिए। मैं अगर कहूं कि एक पूर्णांक 10 है, कितना है? 10 है, तो इसका अगला पूर्णांक बताइए, तुरंत अगला पूर्णांक, जस्ट बड़ा पूर्णांक बताना है आपको। तो कितना बताओगे? 10 के बाद कितनी संख्या आती है? गुरुजी को नहीं आवे है, 10 के बाद 20 आवे है, 30 आवे है, 50 आवे, 100 और अइया नहीं रे, क्रम बताना ही। 10 के तुरंत बाद बड़ी संख्या, ठीक बड़ी संख्या बताओ। 10 के बाद गुरुजी ठीक बड़ी तो 11 ही हो है। हाँ, तो बाकी बात करा। हाँ, तो देखो, मैं एक पूर्णांक 10 बतायो थाने और मैं कहो आगलो पूर्णांक थे बताओ, थे के कहो 11, क्या कहो थे? 10 में एक जोड़ दियो और कह दियो 11, क्योंकि 10 रे कितना है 11, के करो थे 10 में एक जोड़ो और मैं थाने अहिया कर दूं 10 ने कह के यहाँ कर दूं एक पूर्णांक x है, एक पूर्णांक x है, तो आपको अगलो पूर्णांक बताओ, तुरंत क्रमागत अगलो पूर्णांक बताओ। इससे के करो, याद करो, कहा आगलो बतायो बार 10 सोचदा पक्के करो, एक जोड़ो ने, एक जोड़ के कहो कहा 10 + 1 = 11, यहाँ कहो। तो अब भी के करो, मैं थाने के कहो x पूर्णांक बतायो, एक पूर्णांक मैं बतायो, तो आगलो थे क्या करोगा? x + 1 जोड़ दो तो आगलो पूर्णांक हो गयो नयो पूर्णांक। मैं थाने एक पूर्णांक कहो के x, तो थे के करो एक जोड़ के थे बता दो गुरुजी x + 1 में बता दियो आगलो, तो अब बतावांगा थे एक बताओ कौन सो मैं आगलो बतावांगा। जे मैं थाने कर दूं 20, थे के को 21, एक जोड़ के तो बतायो भाई बात है। मैं कह दियो y, तो थे कह दे y + 1, एक जोड़ के बता दियो आगलो आगे को नहीं। ये कह दियो एक पूर्णांक x, तो बताओ कितना आगलो पूर्णांक, तो कह दियो x + 1 पूर्णांक आगलो है, बस आगलो कोई नहीं कागलो। ठीक है, देखो ध्यान करो, तो माना एक पूर्णांक x है, मुझे तो उसका ही पता है x है, ठीक है। तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक थे बताओ, मैंने तो ध्यान को नहीं बताइयो आगलो पूर्णांक बतानो है मुझे, बता देगा क्या कौन बता देगा, एक जोड़ के बता देगा आगलो, जैसे x + 1 है, दो पूर्णांक हो गया। अब यहाँ कह है आगे भी कह रखे है कि दोनों पूर्णांकों को के करनो है, गुणा करनो है। तो लो प्रथम पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक। या ध्यान रखियो कभी दूसरो और कोई लागे पटक दो, जिया 10 लिखो एक तो और आगलो लिख दो 20, ना 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 ना, दूसरो तो है लेकिन क्रमागत दूसरो लेनो अपन है, या ध्यान करियो। देखो गुरुजी 10 बताए और फिर आगलो 20 बताए, 10 क्यों जा, अरे वो दूसरो है, क्रमागत पूछे तो क्रमागत मतलब क्रम से 10 के बाद 11 ही आना चाहिए ना, एक ही जुड़ के आना चाहिए। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक अन दोनों ने गुणा कर दिया तो उत्तर कितना बता रखा है 306। प्रथम पूर्णांक आप के मानियो x कोष्टक, दूसरा पूर्णांक के आयो x + 1 बराबर 306। बस सरल करना है, x ने x गुणा कराया जदे x स्क्वायर, x ने 1 गुणा कराया कितना आ गया x = 306। ये लो x स्क्वायर + x प्लस का 306 इना के इन्हें किन्ने LHS में आके क्या हो गया माइनस का, ए प्लस का हा LHS में जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब कहीं का गुरुजी थे मंजिल की बात करो थारो उत्तर कौन मिला, उत्तर तो ए दे रखा ही, तो ए कौन सा है, हमारा में अंतर क्या है, कोई अंतर को नहीं, कौन सो भी मान लो चाहिए। ठीक है ना, विश्वास रखो, उत्तर भी मिलेगा मंजिल भी मिलेगी। और मंजिल आपकी मंजिल क्या है आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता है क्यों नहीं पता है, पता होना चाहिए। क्या मंजिल आपकी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे का तीसरा क्या दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब किसी की भी माँ हो चाहे, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो बड़ी होती है, उसके बराबर शायद दुनिया में कोई नहीं होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, बताइए सच है क्या बात कि माँ तो माँ ही होती है, माँ के बराबर कोई दूसरा होता ही नहीं है। कमेंट करके जरूर बताएं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु
को अगर 6 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, आज जितनी भी है 6 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु दोनों को अगर गुणा किया जाएगा तो गुणनफल कितना आएगा, 360 आएगा। समझे क्या? अरे भाई बात यह है कि एक तो रोहन है, एक विकी माँ, दो ही। और बात यह हो रही है कि रोहन की माँ है ना, आपके बेटों कितनी बड़ी है, 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, समझ आगे की बात सुन रहे। रोहन की माँ भी कितनी बड़ी है, रोहन 26 साल बड़ी है। अब तो होगी आज की बात, अब अपन ध्यान है। लेकिन ओ कहकर ना आज की नहीं, आने रही 3 साल बाद क्यों होगो तनबीर होगी, 3 साल बाद में माँ भी 3 साल, माँ की उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी और बेटे की भी तो बढ़ेगी। तो आने रहे 3 साल बाद में दोनों हम 3 जोड़ांगा, तो आने रहे 3 साल बाद में दोनों ने गुणा करांगा। दोनों ने गुणा मतलब दोनों की आयु को गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, 360। समझ में आ गई ये बात? इबे के करा। चलो मैं आज वो क्वेश्चन भी सीधो ही बता रही हूँ, थाने दिया गया को लिखो, देखी जागी इतना टाबर ध्यान करिए ये बात पर, देखो जाने। देखो क्या, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु और वो भी वर्तमान आयु, ऐसा मान ले तो अच्छी बात है। रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है, x वर्ष। 8 वर्ष लिखना जरूरी है, कद किलोग्राम कर दो, उम्र की जगह वजन बता दो, ध्यान कर लियो, वर्ष लिखना है। ठीक है, अरबिया भी कह रखियो, मन्ना दो मन्ना की बात को नहीं है, सालना की बात है। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु और वो भी वर्तमान आयु, भूल गया आगे बार बार हूं, वर्तमान आयु। आज रोहन कै साल को है, x साल को है ना, तो भी की माँ कितनी बड़ी है, भी हूं 26 साल बड़ी है, मतलब 26 साल ज्यादा है, और ज्यादा है तो मतलब 26 जोड़ना पड़सी ना। जे मान लो कथे, अगर मान लो 10 साल का हो तो थारी माँ अगर थारू 26 साल बड़ी हुआ है तो कितनी होगी, 10 तो थे और 26 साल माँ बड़ी, तो 10 से 26 कितना हो गया, 10 प्लस 26 बराबर 36 हो गया ना। थार ली आयु में और जितनी बड़ी बीती जोड़ दी ने भाई। बात है रोहन की आयु कितनी x है, मेरी आयु में कितनी बड़ी है, बीती जोड़ दी 26 वर्ष। लेकिन अब करनो के है, तो आज की बात है, लेकिन 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी, गुरुजी घटेगी क्या? कमान लो आदमी 100 साल को लिखेड़ो है, 100 साल की उम्र लिखेड़ी है, तो दिन दिन बढ़ा जब वो घटा, तो ये बात तो थारी भी सियानी है, लेकिन फिक्स करेड़ी है। अब बात मेरे कौन जच्चे, ठीक है ना? तो ध्यान करो कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आज वो कितने साल का है, x वर्ष का है, तो बढ़ेगी तो क्या करांगा, गुरुजी बढ़ा देंगे ना, या नहीं जोड़ के बढ़ाऊंगा, कितने साल बढ़ जाएगी, 3 साल, तो आज जा रही मैं 3 साल जोड़ देंगे, यू दो आज कितने को, x साल को भी 3 साल जोड़ दी, x प्लस 3 वर्ष को हो जाएगा को नहीं, हाँ बिल्कुल हो जैसी। तो उनकी माँ 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, देखो माँ की आयु, कितना अच्छा प्यारा नाम है। तो माँ की आयु आज कितने वर्ष की है, वो x प्लस 26 वर्ष के हैं, और 3 साल बाद तो 3 और जुड़ जाएंगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 26 3 कितने, 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष के हो जाएंगे। प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार अब अगर इन दोनों को गुणा कर दे, कब, 3 साल बाद की बात करें, तो यहाँ रोहन 3 साल, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु गुणा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु बराबर गुणनफल कितना आएगा, 360। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 वर्ष है,
और 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29 है, बराबर कितना हो गया 360। अब ये गुणा तो करना ही आता है, x को हम इन दोनों से गुणा करेंगे, x को हम गुणा करेंगे x से, तो कितना हो जाता है ये तो पता ही x स्क्वायर है, x को हम 29 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 29x, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ क्या बोल दिया था पिछले स्टेप में पता नहीं, लेकिन 3 को हम x से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को हम 29 से गुणा करेंगे तो 29 3 87 हो जाएंगे ना। अरे मैं 87 बोल रहा हूँ, 87 नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान करना, कहीं कान बजने लग गए होंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 29 और 3 दोनों ही प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32x प्लस 87 अपनी जगह, प्लस के 360 जो एलएचएस में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में कितने बचेंगे 0, क्योंकि ये एक ही था इधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये प्लस के 87 माइनस के 360 है, समान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो, बड़ी का चिन्ह बचेगा तो बड़ी का चिन्ह तो माइनस का लगाया ना, तो माइनस ही लगा देंगे, और कितने बचेंगे 273, बराबर में कितना 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, जो आपको इतना ही करना था, इसे सरल नहीं करना है। तो रोहन और रोहन की माँ की आयु को, जो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है ना, इस स्टेटमेंट को हम इतने में ही, गणित इतने में ही खत्म कर देती है, पूरी बात समझ में आ जाएगी यहाँ, ठीक है ना। तो गणित में सिर्फ इतना ही बोला जाता है, जबकि हिंदी में इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, तभी तो गणित की भाषा संक्षिप्तीकरणी भाषा होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अरे बता दिया करो कभी तो, समझ सुना आपको नहीं थी वो दूर पर, अरे पढ़िया करोगे, बताया करो तो कमेंट करके बताया करो, पढ़िया कर हाँ या को नहीं पढ़िया कर हाँ, ठीक है। अगर इतो वीडियो सुने है तो पक्का पढ़ रहे हो, इनको मतलब नहीं तो पढ़िया ही को नहीं तो कमेंट ही कौन करता है ना। तो जरूर कमेंट करिएगा, पता चलेगा कि आप कौन कौन पढ़ रहे हो या कौन कौन नहीं पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, जो कमेंट नहीं कर रहे वो नहीं पढ़ रहे, कमेंट कर रहा है इसका मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन शायद समझ में आ गया, तो इसका लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं और 4.1 पूरा खत्म करते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए दूसरे के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, और जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए मैंने एक व्यवस्था कर रखी है, रेलगाड़ी की व्यवस्था है, जितनी चाहे उस स्पीड से चल सकते हैं और मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रेलगाड़ी की स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड भी बहुत हाई है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी समान चाल से, समान चाल का मतलब है एक गति, एक जैसी गति रहती है उसकी, वो कम ज्यादा नहीं होती है, एक समान, और उसे दूरी कितनी तय करनी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अरे भाई बात यह है कि ट्रेन ने कितनी दूर जानो है, ट्रेन ने जानो है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब कितनी भी चालू चाल है 480 किलोमीटर की तय दूरी कर लेवा, फिर के कह सपना ले बैठो बैठो, अरे बटी ट्रेन थोड़ी सी धीरे चलती ने तो 3 घंटा ज्यादा लेती, कितने ज्यादा लेती 3 घंटा ज्यादा लेती। तो चाणो है कि भाई की चाल कितनी की ट्रेन की, यहाँ आइडियो लगायो जा रही है, समझ में आएगी ये बात। यानी अब हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल, तो आप रेलगाड़ी की चाल तो पहले तो मानना, मना नहीं, मना है ही नहीं किसी प्रकार का, तो इतनी भी बचा उतनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। जैसे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये मान ली बात है। चलो अब भी, अरे भी दिया गया ज्ञात करना, मैंने दोनों सवालों में नहीं लिखा तो नहीं लिखूंगा, अब तो नहीं लिखूंगा, भूल गया, नहीं मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय दूरी कितनी है बताओ, दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करनी है। समय कितना लगा, समय के लिए आपको सूत्र ध्यान रखना है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। ये लो, समय कितना पता नहीं, समय का समय रखा, जितना भी समय लिया वो t1 है। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, चाल कितनी मानी x किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम निकल आयो
तो इन लिख दूंगा आपका घंटा, इतना घंटा। के चाली ट्रेन इतनी स्पीड चाली, जबरदस्त स्पीड चाली के देख कितना घंटा, इतना घंटा चाली। ठीक है, कितना टाइम लियो भाई 480 बट्टा x घंटा को टाइम लियो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। दूसरी स्थिति के या तो प्रथम स्थिति ही, प्रथम स्थिति लिख, प्रथम स्थिति स्टेप 1 STEP स्टेप 1। ठीक है, और स्टेप 2 3 किलोमीटर सॉरी 8 किलोमीटर। यदि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी कम करनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो रेलगाड़ी की नई चाल है ना, चाल बदल जैसी है ना। तो देखो यहां रेलगाड़ी पहले कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उसकी चाल कम करनी है, चाल कम करनी है यानी थोड़ा सा धीरे चलाना है उसे। बेरो को नहीं कभी एक्सीडेंट हो जाए, जाके ठुक जाए है ना, और जाके ठुक जाए मंदिर तावड़ी से मिल जाए, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो चाल है ना x किलोमीटर प्रति घंटा, उससे अपन क्या कर देंगे 8 कम कर देंगे तो नई चाल आ जाएगी ना, क्योंकि कम करना है ना, कम करना है। ठीक है, तो x जो जितनी भी चाल से वो चल रही थी ना, उससे 8 किलोमीटर अगर कम कर दे तो ये नई चाल आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा उसकी नई चाल आ गई। ठीक है, अब दूसरा समय लिया गया समय, और एक बात वही लिखो, तुम दूरी तो वही तय करनी है ना, दूरी तो 480 किलोमीटर ही दूरी तय करनी है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और दूरी कितनी है ये समय t2 लिख दे, t2 समय t2, तो दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये टाइम निकला है, तो टाइम घंटों में निकला है। ये देखो यहाँ चाल भी तो प्रति किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम घंटे में लिखा जाएगा। ये दोनों टाइम आ गए, ये फर्स्ट वन t1 है और ये क्या है t2। अब इन दोनों में अंतर कितने का है 3 घंटे का अंतर है, यानी 3 घंटे का अंतर, इसका मतलब एक ने तो ज्यादा टाइम लिया है और एक ने थोड़ा कम टाइम लिया है। अब अनुमान लगाओ, आइडिया लगाओ, सोचो, विचारो, दिमाग लगाओ, लड़ाओ, झगड़ाओ। ठीक है, क्या कि टाइम किसमें ज्यादा लगा, इसमें लगा या इसमें लगा, कौन सा टाइम ज्यादा है। और यह बात कई टाबर देखे कुछ जी मैं ज्यादा लग गयो, अरे ज्यादा तो लग गयो, सही सोचे टाबर तो। या देखो अन धीरे चल रहे हैं, तो देखो चल रहा है कौन x माइनस 8 किलोमीटर, धीरे चल लगो तो टाइम ज्यादा लग गो। और यो थोड़ा के चल रही है फास्ट, यो स्पीड चल रही है। ठीक है, बड़ी धुआंधार ट्रेन चल रही है, अन टाइम थोड़ा कम, लेकिन ज्यादा स्पीड होगी तो टाइम तो कम ही लेसी है, और एंगे स्पीड थोड़ी के कम है तो वो टाइम ज्यादा लिए ने, तो टाइम बड्डो कौन सा है यहाँ t2 ग्रेटर देन t1 है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा 3 घंटे का। प्रश्नानुसार इनके अनुसार, प्रश्न के अनुसार t2 माइनस t1 अगर करेंगे तो अंतर कितने का आएगा 3 घंटे का आएगा। t2 बताओ, ये रहा t2 480 बट्टे x माइनस 8। यही गलती करते हैं बच्चे, यहाँ इनमें से ये घटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यह नहीं करने का आपको। t1 बताओ कितना है 480 बट्टा x बराबर कितने का अंतर है 3 घंटे का। बराबर के इस साइड में 2 भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं लघुत्तम लेके, इनका लघुत्तम ले लेते हैं भाई। इनका लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 8 कोष्टक x माइनस 8 का भाग इसमें देंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा ये, यानी ये भागफल हो गए x, इस भागफल को हम गुणा करेंगे अंश से, तो कितने हो जाएंगे 480 इंटू x। ये माइनस वाला ध्यान करना, यहाँ मोस्ट क्वेश्चन दूसरी गलती यही चांस है, यहाँ माइनस का माइनस लिखा। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे, ये तो कट जाएगा, इतनी बार गया x माइनस 8 को हम 480 से गुणा करेंगे, तो 480 कोष्टक x माइनस 8। यहाँ गलती करने के चांस है, यहाँ समझ लेना इस चीज के। ठीक है, मैं नहीं, आपने गलती कर, आपसे गलती हो जाएगी, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन वो मुझसे तो अनजाने में होगी, लेकिन आप लोगों को समझने में गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान करने का।
यहां अपन क्या कर देते हैं, फिर से इनको कैलकुलेट करते हैं। 480 x के x, ये माइनस 480 को हम प्लस x से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 480x। इस माइनस 480 को हम माइनस 8 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 480 को हम 8 से गुणा करेंगे, 0 8 8 64 6 और 8 चौक 32, 6 कितने 32 और 6 38। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया इतना कैलकुलेट। अब बट्टे वाला, अब इनको गुणा करो तो ठीक है, वरना बाद में कर देना। ठीक है, बाद में कर लेंगे, जैसा है वैसा का लिख देंगे। x माइनस 8 कोष्टक x और 3/1। अरे भाई वीडियो देख लेता हूँ मैं, कहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, कभी कभी हो जाता है मैं वीडियो बनाते वक्त ऐसा। ठीक है, अब देखो ये 480x प्लस के हैं, इसमें से 480x घट गए तो 0 बचा, ऊपर कौन बचा 38, अरे 38 40 यानी 3840, और ये x माइनस 8 कोष्टक x बराबर 3/1। बराबर की इस साइड में भी एक भिन्न संख्या, इस साइड में भी एक भिन्न संख्या, तो वज्र गुणा कर लो। इस 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये देखो x, ऐसा कर लें आप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसे एक बार एक स्टेप और लिख देता हूं आपको, 3840 बट्टा x इंटू x माइनस 8, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो वज्र गुणा करके देखो, आप इनको वज्र गुणा करोगे तो ये 3 गुणा x माइनस 8 हो जाएगा। इस 3 को इन पूरे से गुणा कर दिया, फिर इनको इनसे गुणा करो, 38 40 यानी 3840। हो सकता है यहाँ दिखाई दे, तो उम्मीद करके मैं लिख रहा हूं। 3x को हम x से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 3x स्क्वायर, और 3x को हम माइनस 8 से गुणा करेंगे, 3 × 24x हो जाएंगे, और यहां बराबर में 3840 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस के 24x बराबर है, तो इधर ले आओ, इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3840 बराबर में क्या रह गया 0। हो सकता है, कुछ भी हो सकता होने को, कि इस पूरे समीकरण में 3 का भाग जाए, चेक कर लेते, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें चेक कर लेते। 3 8 11 4 15 जा रहा है ना 15 में, तो इस पूरी संख्या में जाएगा। 3 से ये कट भी जाएगा, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का माइनस, इसमें 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा 8x, इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 2 3 6 2 3 × 24, 0 बराबर में 0, 1280। ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान है। इसमें एक गलती के चांस ये है, यहाँ दोनों टाइम निकाल दिए, तो आप लोग एक गलती ये कर सकते हो कि इसमें से ये घटा दोगे, गलत हो जाएगा। हमें इसमें से ये घटाना है, क्योंकि ये धीरे चल रही है, इतना याद रख लें, ये धीरे चल रही है, तो धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा में से तो कम घटाएंगे, तो इस ज्यादा में से हम ये घटा देंगे, तो इस तरह से 3 का अंतर आ जाएगा, और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे अपनी जो चाहे उस विधि से सरल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रश्नावली है वो 4.1 है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ध्यान रखें इस बात का। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे जरूर, भले ही सब्सक्राइब करें या ना करें, जरूर मिलेंगे।